हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की बुक्स में पढ़ा रही हूँ। क्लास 6, 7, 8, 9 कंप्लीट करवा चुकी हूँ और क्लास 10 की बुक में पढ़ा रही हूँ। इसके मैं 8 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं 9वां चैप्टर पढ़ाऊंगी, राजस्थानी भाषा और साहित्य। ये किताब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो लेसन दिए गए हैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और ये जो सभी किताबें हैं इसलिए मैंने पढ़ाई हैं क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन किताबों से प्रश्न बनते हैं, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। और क्लास 10th की बुक तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा लेवल 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। 2013 वाला करवा चुकी हूँ और 2023 वाला भी करवा चुकी हूँ। तो आप लोग ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और लेवल 2 का एसएसटी और हिंदी वाला पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ जो 2023 में हुआ था। तो इसमें आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार वीडियो देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 8वां लेसन पढ़ाया था, राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। और लोक नृत्य और लोक नाट्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दिए थे पहले मैं उनके उत्तर बता देती हूँ, फिर आज का लेसन शुरू करूंगी। तो ये प्रश्न थे पिछले लेसन के। पहला प्रश्न दिया गया है, गींदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गींदड़ नृत्य का संबंध शेखावाटी क्षेत्र से है। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा है, कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो कच्छी घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें काठ और कपड़े की एक घोड़ी बनाई जाती है और उसी पर सवार होकर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो ढोल नृत्य जालौर जिले से संबंधित है। इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो लच्छी राम का संबंध है कुचामनी ख्याल से। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, चार बेंत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो चार बेंत जो है टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अब आज का लेसन शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा और साहित्य के बारे में और इससे संबंधित भी प्रश्न आपको मिलेगा। सबसे पहले लिखा है राजस्थानी भाषा और बोलियां। लिखा है, राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रमी संवत 1835 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवलय माला में वर्णित 18 देसी भाषाओं में मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया था, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो मरु भाषा थी ये किस क्षेत्र की भाषा थी, तो आपको याद रखना है पश्चिमी राजस्थान की। और इसे 18 देसी भाषाओं में सम्मिलित भी किया गया था। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। तो आपको इनका नाम याद रखना है। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि सब इसकी विभिन्न बोलियां अथवा उपभाषाएं हैं और इन सब के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। जो लगातार वीडियो देख रहा है, जो मैंने क्लास 6, 7, 8 और 9 की बुक पढ़ाई है और जिसने ये सभी वीडियो देखी हैं, उसे पता होगा कि जो ये भाषाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, बोली और उपबोलियां, इन सब के बारे में इन्हीं किताबों में बताया गया है। ये किताबें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और विकास कैसे हुआ,
इसके बारे में बताया जा रहा है। लिखा है, राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा। हालांकि राजस्थानी का उद्भव लगभग ईसा की 11 से 12वीं शताब्दी से हुआ माना जाता है, परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। तो स्वतंत्र भाषा में राजस्थानी भाषा का विकास हुआ 16वीं सदी के बाद। आगे लिखा है, राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में यह कहा जा सकता है कि समस्त भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत रही है। तो समस्त भाषाओं की जननी किसे माना जाता है? वैदिक संस्कृत को, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई। लौकिक संस्कृत में जब दुरूहता आने लगी तो उसका स्थान पाली भाषा ने ले लिया, और पाली भी जब लोक से अलग होने लगी तो उसका स्थान प्राकृत ने ले लिया। राजस्थानी भाषा के विकास के क्रम में यह कहा जा सकता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत रही है। तो समस्त भारतीय भाषाओं की जननी किसे माना गया? वैदिक संस्कृत को, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई। लौकिक संस्कृत में जब दुरूहता आने लगी तो उसका स्थान पाली भाषा ने ले लिया, और जब पाली भी लोक से अलग होने लगी तो उसका स्थान प्राकृत ने ले लिया। यानी कि संस्कृत में दुरूहता आई तो उसका स्थान लिया पाली ने, और जब पाली भी लोक से अलग होने लगी तो उसका स्थान प्राकृत भाषा ने ले लिया। आगे लिखा है, जैसा कि माना जाता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, प्राकृत भी जब कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में सामने आने लगी। तो जब लोगों को प्राकृत भाषा भी कठिन लगने लगी तो फिर विकास हुआ अपभ्रंश भाषाओं का, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में सामने आई। आगे लिखा है, राजस्थानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है, तथा प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें सौरसैनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरु गुर्जरी अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। तो राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में क्या बताया गया? 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और जो प्रत्येक विद्वान हैं अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करते हैं। अब जो 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख है वो कौन कौन सी हैं? सौरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरु गुर्जरी अपभ्रंश। इनका नाम याद रखिएगा। इन सब में मरु गुर्जरी अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है, क्योंकि मरु गुर्जरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा तथा गुर्जरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ। यह विभाजन भौगोलिक दृष्टि से भी समीचीन प्रतीत होता है। भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को देखें तो यह ज्ञात होता है कि राजस्थानी और गुजराती में अनेक समानताएं हैं। तो व्याकरणिक विशेषताओं के आधार पर आप देखेंगे तो आपको राजस्थानी भाषा में और गुजराती भाषा में अनेक समानताएं देखने के लिए मिलेंगी। अब लिखा है क्षेत्रीय बोलियों के बारे में। पहले तो ये बता दिया गया कि राजस्थानी भाषा का कैसे विकास हुआ। अब क्षेत्रीय बोलियों के बारे में बताया जा रहा है। लिखा है, डॉक्टर गिरियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा, किंतु मुख्य रूप से राजस्थानी की बोलियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो डॉक्टर गिरियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा है, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थानी बोलियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो यही 2 भाग यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला लिखा है पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी। पश्चिमी राजस्थानी में इतनी ये बोलियां हैं। और आगे बढ़ते हैं।
दूसरा जो भाग है पूर्वी राजस्थानी, इसमें ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी यानी कि राठी, तो ये बोलियां हैं। तो ये 2 भाग हैं, आपको याद रखने हैं, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। और इनमें जो बोलियां आती हैं वो बोलियां भी आपको याद रखनी है, कहीं पर लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। अब इन बोलियों के बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। राजस्थान की प्रमुख बोलियां, सबसे पहले लिखा है मारवाड़ी। राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा और इस क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी नाम दिया गया। यही कारण है कि राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और साहित्य सृजन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ। यही कारण है कि इसे कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता रहा। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा है, इसीलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया। तो मारवाड़ राज्य जो है ये राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा है, तो इसीलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान में जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। आज इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली तथा शेखावाटी का कुछ क्षेत्र इससे संबद्ध रहा है। थली और गोड़वाड़ी बोलियां इसकी उपबोलियां हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। उपबोलियों से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसकी उपबोलियां याद रखिएगा और ये जिस क्षेत्र में बोली जाती है वो भी याद रखिएगा। इस बोली के क्षेत्र कौन कौन से हैं? जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और शेखावाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है मेवाड़ी। मेवाड़ी बोली के बारे में, राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी का क्षेत्र रहा। साहित्यिक परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद तथा भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वती मेवाड़ी तथा मैदानों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। यानी जो पर्वतीय क्षेत्र में बोली जाती है पर्वतीय मेवाड़ी है, मैदानी क्षेत्र में बोली जाती है मैदानी मेवाड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ढूंढाड़ी। राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा गया। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता 6 शब्द का प्रयोग है। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। यानी कि जो ढूंढाड़ी भाषा है इसमें जो शब्द प्रयोग किया जाता है 6, और ये 6 शब्द का प्रयोग आप गुजराती भाषा में भी देखेंगे। तो आपको याद रखना है ढूंढाड़ी जो है राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा है, उस क्षेत्र की बोली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जा सकता है। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचाल आदि इसकी उपबोलियां हैं, तो उपबोलियां याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बोली लिखी है हाड़ौती। लिखा है हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना गया। इस बोली में ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है जिस तरीके से ढूंढाड़ी में 6 शब्द का प्रयोग होता है उसी तरीके से हाड़ौती में भी होता है। आज कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा का क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र का हाड़ौती बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। तो ये क्षेत्र जो है इनके नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मेवाती। मेव जाति का आधिक्य होने से अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा गया। इस क्षेत्र की बोली को मेवाती कहा गया। मेव जाति का आधिक्य होने के कारण अलवर भरतपुर के क्षेत्र को कहा गया मेवात, और इस क्षेत्र में जो बोली थी उसे कहा गया मेवाती। ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों को भी स्पष्ट करता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बोली लिखी है वागड़ी।
एक प्रश्न आपको बोली से संबंधित जरूर मिलेगा। लिखा है राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की बोली को वांगड़ी नाम दिया गया। तो वागड़ क्षेत्र की ये बोली है तो इसे नाम दे दिया गया वांगड़ी। यह बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये क्षेत्र हैं जो इनका नाम याद रखिएगा। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो इस पर भी गुजराती भाषा का प्रभाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बोली लिखी है मालवी। लिखा है प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध था। इसीलिए मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों पर मालवी बोली का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिसका अंतर करना बहुत कठिन है। इसीलिए मालवी को ही राजस्थानी की भी बोली स्वीकार किया गया। राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। रागड़ी और निमाड़ी इस बोली की उपबोलियां हैं। तो ये जो रागड़ी और निमाड़ी हैं, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है इससे संबंधित। तो रागड़ी और निमाड़ी याद रखिएगा, ये मालवी की उपबोलियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बोली लिखी है अगली बोली है शेखावाटी। लिखा है राव सेका के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावाटी कहलाया। इसी क्षेत्र की बोली को शेखावाटी कहा गया। तो राव सेका के नाम से जो क्षेत्र प्रसिद्ध था वह कहलाया शेखावाटी, और इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती थी उसे कहा गया शेखावाटी। आज चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ तथा गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भीली और अन्य पहाड़ी बोलियां। राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जनसमूह आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, जो कि कबीला संस्कृति को लिए हुए है। इस प्रकार की जनजातियों में भील, मीना, गरासिया आदि प्रमुख हैं। तो ये जो जनजातियां हैं इनके नाम याद रखिएगा, और आपको मैं पहले बता ही चुकी हूँ। इनमें भीलों का क्षेत्र व्यापक है, अतः इनकी बोलियों में भीली बोली प्रमुख है। इसके साथ साथ अन्य जनजातियों की बोलियों को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में ये जातियां निवास करती हैं उन क्षेत्रों की बोलियों का भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उपभाषाओं द्वारा ही होता है। इस रूप में यह भी निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। तो राजस्थान की जो भाषा थी, राजस्थानी भाषा, उसका विकास कैसे हुआ और उसकी जो बोलियां और बोलियों की उपबोलियां थी, इन सब के बारे में आपको पढ़ा दिया। अब लिखा है राजस्थानी साहित्य के बारे में, और साहित्य से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। लिखा है राजस्थानी साहित्य का इतिहास एवं परंपरा। एक बार आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ वाकई इन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। लिखा है राजस्थानी इतिहास का प्रारंभिक साहित्य हमें अभिलेखी सामग्री के रूप में मिलता है, जिसमें शिलालेखों, अभिलेखों, सिक्कों तथा मोहरों में जो साहित्य उत्कीर्ण है उस साहित्य को अभिलेखीय साहित्य कहा जा सकता है। यद्यपि यह सामग्री अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जितनी भी सामग्री उपलब्ध होती है उसका साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता की विशेषता को लिए रहा है, जिसे लोक साहित्य कहा गया। यह साहित्य लोक के अनुभव का अक्षय भंडार रहा, जहाँ विविध विधाओं में साहित्य हमें श्रवण परंपरा से प्राप्त होता रहा। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा को हम निम्न रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे काल परक लिखा हुआ है, प्रवृत्ति परक और काल क्रम लिखा है। प्राचीन काल, वीर गाथा काल, और काल क्रम कितना है 1050 से 1550। पूर्व मध्य काल भक्ति काल है,
और 1450 से 1650 तक। उत्तर मध्यकाल श्रृंगार रीति एवं नीति परक काल 1650 से 1850 और आधुनिक काल विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त 1850 ईस्वी से अद्यतन। अब ये जो काल परक हैं इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में बताया जा रहा है। सबसे पहले लिखा है प्राचीन काल यानी कि वीर गाथा काल 1050 से 1550। भारतवर्ष पर निरंतर होने वाले हमले पश्चिम दिशा से होते रहे थे। इनका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश पर पड़ रहा था और यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए तथा समाज में वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सृजन किया गया। इस काल में वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण ही इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया गया, क्योंकि इस समय जो परिस्थिति थी तो इसमें क्या किया गया, जो वीर नायक थे उनके आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सृजन किया गया और इसीलिए इस काल को नाम दिया गया वीर गाथा काल, क्योंकि वीरों की जो गाथाएं थी वो काव्यों के माध्यम से प्रदर्शित की जा रही थी। आगे लिखा है इस काल की महत्वपूर्ण रचना श्रीधर व्यास की रणमल छंद है। और ये याद रखिएगा, वीर गाथा काल की ये रचना है श्रीधर व्यास की रणमल छंद। इस काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल 1450 से 1650 ईस्वी। राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा तथा इन युद्धों ने धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। संघर्षों के आधार के रूप में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई दी। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष से मुक्त होने तथा समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगा। ऐसे समय में कई संतों और भक्तों ने जन सामान्य को सही राय दिखाई तथा अपनी कलम से समाज में सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाते हुए सद समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया। इन संतों तथा भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल नाम दिया गया, क्योंकि इस काल में संतों और भक्तों की रचनाओं की अधिकता थी, इसीलिए इस काल को नाम दिया गया भक्ति काल। इसी काल में विभिन्न संतों और उनके द्वारा प्रवृत्त संप्रदायों ने लोक में अपनी गहरी पैठ बनाई और लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया। ऐसे संप्रदायों में राम स्नेही, दादू पंथ, नाथ पंथ, अलखिया संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय आदि प्रमुख हैं। इन संप्रदायों ने नाम स्मरण का महत्व, निर्गुण उपासना पर बल, गुरु की महत्ता पर बल देते हुए जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाते हुए कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। ये बड़ी अच्छी पंक्ति यहाँ पर लिखी हुई है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। तो जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाते हुए ये पंक्ति लिखी गई है। आगे लिखा है इनके साथ सगुण भक्त कवियों ने भी अपने आराध्य देवों की वंदना एवं महिमा गान अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। इस प्रकार की रचनाओं में भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद, पृथ्वीराज राठौर की वेली किशन रुक्मणी री, तो इसका नाम याद रखिएगा इनकी रचना का, और माधव दास ददवाडिया की राम रासो, ईसर दास की हरिरस और देवीयान सायाजी झूला की नाग दमन इस क्रम की प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये भक्ति काल की प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाकार और रचना दोनों का नाम आपको याद रखना है। आगे लिखा है उत्तर मध्यकाल। तीसरा जो काल है उत्तर मध्यकाल श्रृंगार रीति एवं नीति परक काल 1650 से 1850। लिखा है राजस्थानी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का साहित्य विविध विषयों से युक्त रहा।
इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा। शासकों ने अपने राज्य में कलाकारों, साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने साहित्य और कला के विविध आयामों का विकास किया। इस काल में श्रृंगार, रीति तथा नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गईं। तो ये याद रखिएगा, इसीलिए इसे कहा गया है श्रृंगार, रीति एवं नीति परक काल, क्योंकि इसमें श्रृंगार, रीति और नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई थी। लोक में प्रचलित प्रेमाख्यानों को विभिन्न ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया गया। काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाओं में मंछाराम की रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया तथा संबोधन परक नीतिकारकों में राजिया रासोरठा, चकरिया रासोरठा, भेरिया रासोरठा, मोरतिया रासोरठा आदि रचनाएं प्रमुख हैं। तो रचनाएं याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल, विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त 1850 से अद्यतन। लिखा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संग्राम सन 1857 के पश्चात समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ, जिसका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा और साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा और साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ, जिसे साहित्य में आधुनिक काल का नाम दिया गया। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिशन ने किया, जिनके क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना जागृत हुई तथा इस चेतना को आगे की पीढ़ी के साहित्यकारों ने जगाए रखा, जिसका सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुआ। आधुनिक राजस्थान की साहित्य की गद्य और पद्य की विधाओं में प्रचुर साहित्यिक सामग्री का सृजन हो रहा है और उस साहित्यिक सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ तथा महत्वपूर्ण है। तो जितने काल थे 4 उनके बारे में बता दिया है। वीर गाथा काल, भक्ति काल, श्रृंगार, रीति एवं नीति परक काल और विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त आधुनिक काल। अब लिखा है राजस्थानी गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियां। सबसे पहले लिखा है ख्यात। ये गद्य और पद्य की विशिष्ट शैलियों के बारे में बताया जा रहा है और जानना आवश्यक भी है। लिखा है देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवा कर संचित किया। यह इतिहास ख्यात कहलाता है। यानी कि जो क्षेत्रीय राजा थे, देशी राजा थे, इन्होंने क्या किया, अपने सफलताओं, सम्मान और जो विशेष कार्य उनके द्वारा किए गए उनका विवरण इतिहास में लिखवाया और यह इतिहास क्या कहलाता है, ख्यात। जैसे दयाल दासरी ख्यात में बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास संचित है। मोहनोत नैन्सी द्वारा रचित मोहनोत नैन्सी ख्यात इस परंपरा की विशिष्ट रचना है और ये आपको याद रखना है, इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है वचनिका। संस्कृत के वचन शब्द से बना वचनिका शब्द एक काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ। वचनिका एक ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें अंत्यानुप्रास मिलता है, यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा की 2 अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाओं में शिवदास गार्डन कृत अचलदास खींची वचनिका तथा खिरिया जग्गारी कही राठौर रतन सिंह महेश दासोत वचनिका प्रमुख हैं। तो इनके नाम याद रखिएगा वचनिकाओं के। आगे बढ़ते हैं। लिखा है दवावैत। दवावैत कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य रूप की तरह ही है। वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है किंतु दवावैत उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त होती है। यानी ये वचनिका का ही रूप है, लेकिन अंतर क्या है, वचनिका राजस्थानी भाषा में ही लिखी होती है और इसकी भाषा क्या है, इसके शब्द क्या है, उर्दू और फारसी के शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं। इनमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य वैभव,
युद्ध, आखेट, नखसिख आदि का वर्णन तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। अखमाल देवड़ा री दवावेत, महाराणा जवान सिंह री दवावेत, राजा जय सिंह री दवावेत आदि प्रमुख दवावेत ग्रंथ हैं। तो इनके नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है वात। कहानी की तरह वात कहने और सुनने की विशेष विधा है। कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला हुंकारा बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग, जिससे कथाकार को लगे कि श्रोता रुचि ले रहा है, देता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि कथा कहने वाला कथा कहता रहता है और बीच बीच में जो श्रोताकार होते हैं हाँ हाँ करते रहते हैं, हुंकारा कहते हैं जिसे। तो इससे जो कथाकार होता है उसे लगता है कि श्रोता सुन रहे हैं, रुचि ले रहे हैं। आगे लिखा है इन बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है। गद्यमय, पद्यमय तथा गद्य पद्यमय तीनों रूपों में बातें मिलती हैं। राव अमर सिंह जी री बात, खींचिया री बात, पाबू जी री बात, कानड़ दे री बात, अचल दास खींची री बात आदि प्रमुख बातें हैं। तो इनके नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है झमाल। झमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। राव इंद्र सिंह री झमाल प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। झूलड़ा। झूलड़ा राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगड़ होता है। अमर सिंह राठौड़ रा झूलड़ा, राजा गज सिंह रा झूलड़ा, राव सुरतांग देवड़े रा झूलड़ा आदि प्रमुख झूलड़ा रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पर्ची। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे पर्ची कहा गया है। तो संत महात्माओं का जो जीवन परिचय है ये पद्यबद्ध रचना है और इसे कहा गया है पर्ची। आगे लिखा है संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत रैदास री पर्ची, संत पीपा री पर्ची, संत दादू री पर्ची, मीराबाई री पर्ची आदि प्रमुख पर्ची रचनाएं हैं। तो इन संत महात्माओं का इसमें जीवन परिचय बताया गया है और ये पद्यबद्ध होता है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रकाश। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा गया है। किशोर दास का राज प्रकाश, आसिया मान सिंह का महायश प्रकाश, कविया करड़ीदान का सूरज प्रकाश आदि प्रमुख प्रकाश ग्रंथ हैं। तो ये इनके नाम याद रखिएगा। लिखा है मरस्या। राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मरस्या काव्यों की रचना की गई। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन भी किया जाता है। राणे जगपत राम मरस्या मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। तो इसका नाम याद रखिएगा, राणे जगपत राम मरस्या। तो जो मेवाड़ महाराणा थे जगत सिंह, इनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए इसे लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है रासो। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। रासो ग्रंथों में चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रचना है इनकी, और इससे संबंधित प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है किसने लिखा है? चंद्र बरदाई ने। नरपति नाले का विशल देव रासो, गिरधर आसिया का सगत रासो, दौलत विजय का खुमान रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो, जोध राज का हमीर रासो प्रमुख हैं। तो ये जितने भी रासो ग्रंथ हैं इन्हें जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है रूपक।
किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। गजगुण रूपक, रूपक गोगादेजी राज रूपक आदि प्रमुख रूपक काव्य हैं। आगे लिखा है विगत। लिखा है विगत किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति अथवा उसके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी रहे हैं। मुहनोत नैन्सी की मारवाड़ रा परगना री विगत में प्रत्येक परगने की आबादी, रेख भूमि, किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारियां मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है वेली। वेली ग्रंथ वेलियों छंद में लिखे गए हैं। इनके विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे हैं। दईदास जैतावत री वेली, रतन सी खीवावत री वेली तथा राव रतन री वेली प्रमुख वेली ग्रंथ हैं। वेली परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौर की लिखी हुई वेली किशन रुक्मणी री है। तो इसका नाम याद रखिएगा इस रचना का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है साखी। साखी साक्षी शब्द से बना है। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। साखियों में सोरठा छंद का प्रयोग हुआ। कबीर की साखियां प्रसिद्ध हैं। तो कबीर की साखियां प्रसिद्ध हैं कबीर दास जी की, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सिलोका। सिलोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए ये जनसाधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुंचाते हैं। राव अमर सिंह रार सिलोका, अजमाल जी रो सिलोको, राठौर कुशल सिंह रो सिलोको, भाटरी केहर सिंह रो सिलोको आदि प्रमुख सिलोके हैं। तो ये थी राजस्थानी गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियां। अब लिखा है आधुनिक राजस्थानी साहित्य। मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास तथा बूंदी के सूर्यमल मिशन ने राजस्थानी जनमानस में जिस राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया था, वही आगे चलकर आधुनिक काल के अनेक कवियों की कविताओं में प्रकट हुआ। इन्हीं के साथ हिंगलाज दान कविया और शंकर दान सामोर का भी नाम लिया जाना जरूरी है। तो इनका नाम याद रखिएगा, हिंगलाज दान और शंकर दान सामोर। आधुनिकता का संबंध केवल काल से ही नहीं अपितु विचार से, सोच से भी होता है। जीवन को देखने समझने की वैज्ञानिक दृष्टि, यथार्थपरक दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषताएं हैं। कवि उमरदान की कविताओं में संवत 1956 के अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो इन कवि का नाम याद रखिएगा, उमरदान। इन्होंने अपनी कविताओं में संवत 1956 के समय अकाल का वर्णन किया है, चित्रण किया है, जो जनता दुखी थी उस दुखी जनता का। साथ ही पाखंडी साधुओं को बेनकाब किया है। रामनाथ कवियों ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिकलाल वर्मा, जन कवि गणेशी लाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपनी कलम को भी हथियार बनाया। इसमें गणेशी लाल व्यास ऐसे कवि हैं जिन्होंने खुद आजादी की लड़ाई में भाग लिया और आजादी के बाद अपने मोह भंग को भी कविताओं में प्रखर रूप से प्रकट किया। रेवतदान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आम जन को जगाने का काम करते हैं। तो इनके नाम याद रखिएगा। जो गणेशी लाल व्यास थे, इन्होंने खुद आजादी की लड़ाई लड़ी और बाद में क्या किया, कविताओं में प्रखर रूप से इन्हें प्रकट भी किया अपने मोह भंग को। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी के अनेक कवियों ने जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों को माध्यम बनाया। एक समय था जब राजस्थानी कवि
मेघराज मुकुल की सेनानी कवि सम्मेलनों की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में मानी जाती थी। सत्यप्रकाश जोशी अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ अलग ही स्थान रखते हैं। तो इन सबके नाम याद रखिएगा, अगर संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आपका गलत नहीं होगा। आगे लिखा है 1960 ईस्वी में प्रकाशित उनकी काव्य कृति राधा इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि जहां आम राजस्थानी कविता युद्ध का गौरवगान करती है, वहीं जोशी अपनी नायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दें, युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। तो सत्यप्रकाश जोशी की जो सोच थी मौलिक और गैर पारंपरिक थी, और 1960 में उनकी जो काव्य कृति है राधा इस दृष्टि से उल्लेखनीय है क्योंकि आम जनता जो थी वह युद्ध का गौरवगान कर रही थी, लेकिन जो जोशी जी थे इन्होंने अपनी नायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दें, युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं उनकी रचना में। इसी प्रकार कन्हैयालाल सेठिया, जिनके गीत धरती धोरा री को तो राजस्थान का आदर्श गीत भी कहा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा इनका गीत कन्हैयालाल सेठिया का, की रचनाएं तो गहरी नींद में सोई हुई आत्मा को भी जगा दें ऐसी क्षमता रखती हैं। तो कन्हैयालाल सेठिया की जो रचनाएं हैं गहरी नींद में सोई हुई आत्मा को भी जगा दें ऐसी क्षमता है। मीझर और लीलटास सेठिया जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। तो कन्हैयालाल सेठिया के ये जो काव्य संग्रह हैं इनके नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर चला। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में मरुवाड़ी, जलम भोम, जानकारी, ओलमो, लाडेसर, हरावल, राजस्थली, ईसर लाट, राजस्थानी एक हेलो, डीठ, चामल, अपरंच जैसी अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी। इनके माध्यम से बहुत सारे नए कवि सामने आ रहे थे। यही वह समय है जब पारस अरोड़ा की जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव, तेज सिंह जोधा की कठैई की वेंगो है, मणि मधुकर की सोजती गेट, पग फेरो, हरीश भादाड़ी की बोले सर अड़ाटो, बाथा में भूगोल, चंद्र प्रकाश देवल की पागी, कावड़ मारग, अर्जुन देव चारण की रिंद रोही, मालचंद तिवाड़ी की उतरयो है आभों आदि रचनाओं ने राजस्थानी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। तो ये जो रचनाएं लिखी हैं और इनके रचनाकार याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शिवचंद्र भारतीय को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जा सकता है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, गर्मापूर्ण कहानियां लिखी। मांझल रात, अमोलक वाता, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, कैरे चकवा बात आदि। विजयदान देथा ने अपनी बातारी फुलवाड़ी 13 खंड श्रृंखला में राजस्थान की यत्र तत्र बिखरी लोक कथाओं का कुछ ऐसा अनूठा संकलन किया कि उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। और वातारी फुलवाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये विजयदान देथा की है, तो ये आपको याद रखना है। विजयदान देथा के कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह हैं। दुविधा, उलझन, अलेखू हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल आदि। दुविधा नामक विजयदान देथा की कृति पर तो पहेली नामक फिल्म का निर्माण भी हो चुका है और ये प्रश्न रीट में पूछा जा चुका है कि जो पहेली नामक फिल्म बनी है वह किस कृति पर आधारित है, तो विजयदान देथा की दुविधा। आगे बढ़ते हैं। इनकी कृति चौधराइन की चतुराई को भी बेहद पसंद किया जाता है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियां उनके संग्रहों जमारों, समंद, अर्थार में संग्रहित हैं और उनके कुछ उपन्यास हैं हूँ गोरी, किन पीवरी, जोग संजोग और चांदा सेठानी आदि। इसी प्रकार नथमल जोशी के कहानी संग्रह परन्योड़ी, कवारी उपन्यास, कवारी तथा उपन्यास आभय पटकी, धोरा रो धोरी, एक बीनड़ी दो बीन भी बहुत प्रसिद्ध हैं।
तो ये किसके हैं? नथमल जोशी के कहानी संग्रह हैं। प्रसिद्ध कहानीकारों में डॉक्टर नरसिंह राज पुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, डॉक्टर मनोहर शर्मा, सावर दैया आदि प्रमुख हैं। अब लिखा है साहित्यिक पत्रकारिता के बारे में। लिखा है राजस्थान की साहित्यिक पत्रकारिता का वैभवपूर्ण इतिहास रहा। इन साहित्यिक लघु व अनियतकालीन पत्रिकाओं ने राजस्थान के लेखन को ही गति प्रदान करने के साथ ही हिंदी प्रदेशों के साहित्यकारों को भी एक मंच प्रदान किया। बीकानेर की वातायन, अजमेर की लहर, भरतपुर की ओर, विजेंद्र, कांकरौली की संबोधन, कमर मेवाड़ी, अलवर की कविता, भागीरथ भार्गव, उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखकों को गंभीर व स्तरीय मंच प्रदान किया है। संप्रेषण चंद्रभानु भारद्वाज, मधु माधवी, नलिनी उपाध्याय के साथ राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमती ने भी राजस्थान में साहित्यिक वातावरण बनाने में योगदान दिया। तो राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका का नाम याद रखिएगा, मधुमती। राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर की जागती ज्योत के अतिरिक्त सत्य प्रकाश जोशी की हरावल, किशोर कल्पना कांत की ओलियों, कवि चंद्र सिंह द्वारा स्थापित मरुवाड़ी प्रमुख हैं। उपर्युक्त रचनाएं समृद्ध राजस्थानी साहित्य का संक्षिप्त परिचय भर हैं। सच्चाई यह है कि राजस्थानी साहित्य का भंडार इतना विपुल है कि उसका संपूर्ण वर्णन करना किसी एक सीमा में संभव नहीं है। तो ये तो सिर्फ परिचय ही है जो यहाँ पर बताया गया है। लेसन होता है यहीं पर समाप्त। ये अभ्यास प्रश्न है, कुल 2 प्रश्न दिए गए हैं। इनके उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।